नमस्कार, जय हिंद एवरीवन। मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज संडे है और संडे के दिन हम आपको पिछले क्लास में हम टाइम टेबल आपके बीच शेयर किए थे कि संडे का और आपका बायोलॉजी सेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी। बायोलॉजी देखिए हम लोग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी जनरल साइंस का एक टॉपिक है। चूंकि हम लोग को किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे अपर लेवल एग्जाम कर लीजिए, देखिए यूपीएससी या बीपीएससी या किसी भी स्टेट का पीसीएस या फिर सीडीपीओ देख लीजिए, इस सब सभी में एग्जाम में आपका जनरल साइंस आएगा। और जनरल साइंस में हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में भी आपका जनरल बायोलॉजी आएगा। ऐसा नहीं कि आप नीट का जो एग्जाम में पेपर में आता हुआ आपको बायोलॉजी आएगा, है ना। वो सब आपका नीट में जब हम लोग बायोलॉजी से लेकर आप बायोलॉजी की ओर अध्ययन कीजिएगा तब। लेकिन यहाँ हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी कॉम्पिटेटिव, चाहे छोटे लेवल के देख लीजिए, ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी एग्जाम में अग्निपथ भी चल रहा है, तो इसी में भी आपको क्या होता है, तो जनरल साइंस में पूछता। और साइंस में हम लोग इसलिए जो बड़ा सेक्शन है साइंस का वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी किसी भी एग्जाम में आपको कम से कम, तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, कम से कम 14 से 15 प्रश्न आपका बायोलॉजी से रहेगा, है ना। बाकी आपका प्रश्न रहेगा, मतलब 1-2 प्रश्न आपका कम रहेगा किसे, यानी 10 से 8 प्रश्न रहेगा किसी फिजिक्स में, और 5 से 6 केमिस्ट्री में रहेगा। तो बड़ा सेक्शन बायोलॉजी है, इसलिए हम लोग इसी को स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का। देखिए, अगर बायोलॉजी हम लोग 2-3 मुख्य बात से हम लोग स्टार्ट करें। पहला कि आपका बायोलॉजी के साइंस का बड़ा पार्ट है। दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि आने वाला एग्जाम जो भी है, एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा तो बायोलॉजी का सेक्शन आपको हर किसी भी एग्जाम में बायोलॉजी कम से कम 10 प्लस एग्जाम पूछता है प्रश्न। तो इसके लिए तीसरा देख लीजिए, आपका एग्जाम ग्रुप डी का एग्जाम, चूंकि एग्जाम डेट आपका है ना, आपका कंडक्ट हो रहा है, यानी 1-1.5 महीना आपका बचा है इसमें। तो 1-1.5 महीना में हम लोग बायोलॉजी सोचेंगे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए भी काफी है ना, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि उनका एक सुअवसर मिल रहा है। किसके, तो बायोलॉजी का अच्छे अध्ययन करने के लिए, है ना। ऐसा अगर आप इसके टॉपिक को समझिए ना, बायोलॉजी को हम लोग अच्छे से शुरुआत करेंगे, यानी शुरुआत बेसिक रूप से करेंगे, और एक हम लोग हायर जो जनरल साइंस का बायोलॉजी है वहां तक हम लोग का पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो बायोलॉजी देखिए, बीपीएससी में तो कम से कम 12 से 14, यानी 12, 13, 14 यही तक वैरी करता रहता है। कहीं आपका 1-2 प्रश्न आगे पीछे फिजिक्स को कर देगा, कहीं बायोलॉजी को, लेकिन 5 से 6 आपका केमिस्ट्री में रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा का प्रश्न रहता है साइंस में, तो बायोलॉजी का रहता है। तो चलिए हम लोग या दरोगा की बात करें तो दरोगा में भी रहता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी। तो हेडिंग में हम लोग क्या देना है, बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी हम आपको इस तरह से आपको पढ़ा देंगे कि आपको इंटरेस्टिंग विषय है। देखिए, बायोलॉजी क्या है, हम लोग क्या पढ़ाएंगे, बायोलॉजी जीवनधारियों, जीव सब पृथ्वी पर जितने जीव है सभी को हम लोग अध्ययन करेंगे, उसी को हम लोग क्या बायोलॉजी कहते हैं, है ना। बायोलॉजी क्या है, एक साइंस का ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग का पृथ्वी पर जितना ही मौजूद जीवन है, जिसमें जीवन है, उसी को हम लोग डिटेल रूप से अध्ययन करेंगे, नहीं स्टडी करेंगे, उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। यानी बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी के रूप जब हम लोग बायोलॉजी का मुख्य रूप से हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम लोग देखिए, बायोलॉजी सबसे पहले अगर बात करें कि बायोलॉजी की शुरुआत कब हुआ, तो देखिए बायोलॉजी का शुरुआत आपको आपका कौन है, अरस्तु, है ना, ग्रीक दार्शनिक है। इसी के काल में सबसे ज्यादा विकास हुआ, यानी कि बायोलॉजी का क्रमबद्ध तरीके से, यानी सीरियल रूप से किसके काल में विकास हुआ, तो प्राचीन काल में हुआ। और कौन थे वो, है ना, आपका अरस्तु। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है और जूलॉजी का भी पिता, फादर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, अरस्तु, यानी अरस्तु को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जोलॉजी, है ना। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जोलॉजी किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। तो यहाँ तक बेसिक रूप से जानना था, जनरली जानना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या पूछ देता है कि जोलॉजी का फादर किसे कहते हैं, बायोलॉजी का फादर किसे कहते हैं ना, इसीलिए आपको लिखवा दिया है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग का जो बायोलॉजी सेक्शन है, यानी जनरल साइंस में जनरल बायोलॉजी का सेक्शन है, वो आपका हम लोग स्टार्ट कौन सा करेंगे, तो मानव शरीर से करेंगे। क्योंकि मानव शरीर आपका बीपीएससी देख लीजिए या फिर अभी ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, तो इसमें भी आपको 5 से 6 प्रश्न आपका मानव शरीर से आएगा। तो मानव शरीर एक काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसीलिए हम लोगों ने आपको स्टार्ट क्या कर रहा है, मानव शरीर को स्टार्ट करेंगे, मानव तंत्र को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मानव तंत्र में पहला हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, पाचन तंत्र।
क्या स्टार्ट करेंगे ना, पाचन तंत्र, उसके बाद श्वसन तंत्र, उसके बाद अलग अलग तंत्र को हम लोग मानव को सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग आज का क्या करेंगे, तो पाचन तंत्र को स्टार्ट कर रहे हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिक सिस्टम का हम लोग स्टार्ट क्या करें, डाइजेस्टिक सिस्टम पाचन तंत्र को हम लोग स्टार्ट करें। तो प्रश्न आ रहा होगा ना, तो हम लोग आज क्या मेनिंग हेडिंग में लिख रहे हैं हम लोग क्या, पाचन तंत्र। ये आप लिखिए मत, आपको हम लास्ट में आपको जब पढ़ाने के बाद आपको समझा देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, पाचन तंत्र। तो आपको प्रश्न आ रहा हो कि पाचन क्या है ना, या आखिर पाचन क्या है। देखिए सबसे पहले आपको भोजन जो हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, भोजन फूड, इसको कहीं भोजन लिख लीजिए। तो भोजन में तरह तरह के पदार्थ आपको मिलेगा। एक मिलेगा क्या, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, और क्या मिलेगा, खनिज लवण। देखिए भोजन में आपको, किसी भोजन में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, किसी में वसा मिलेगा, किसी में प्रोटीन, किसी में विटामिन और किसी में खनिज लवण। तो देखिए जो ये 3 सेक्शन कुल 5 तत्व है किसमें पाया जाता है, भोजन में। किसी को अलग, यानी कि अलग अलग तरह के भोजन में अलग अलग तरह के आपको ये प्रोडक्ट पाए जाएंगे। किसी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, किसी में वसा पाया जाएगा ज्यादा, किसी में प्रोटीन, किसी में विटामिन है ना, ये तरह तरह के पाया जाता है। तो देखिए जो हमारा फूड में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये जटिल रूप में यानी कठोर अवस्था में रहता है, यानी एक बड़ा अवस्था यानी विस्तार रूप में रहता है। और इसी का अगर हम लोग मानव यानी कि शरीर में, जैसे रोटी देख लीजिए, रोटी है तो रोटी को अगर हम लोग शरीर में मुंह में डालेंगे तो क्या उस डायरेक्ट मासे में चल जाएगा, नहीं पेट के पास चल जाएगा, नहीं, उसको पचाना है। पचेगा कैसे, तो चूंकि वो जटिल पदार्थ, जटिल अवस्था में है ना, उसको जटिल अवस्था से किसमें कन्वर्ट करेंगे, तो सरल अवस्था में। यानी जो 3 देख रहे हैं तत्व, कौन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये जटिल अवस्था में रहता है। यानी भोजन में ये तीनों है ना जो जटिल अवस्था में रहता है। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को पाचन करने, यानी किसी को पाचन करने पाचन किस लिए करते हैं, तो इसको जो जटिल अवस्था में है उसको सरल अवस्था में बदलने के लिए बदलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन। यानी सरल अवस्था में, यानी कि जटिल से हम लोग क्या कन्वर्ट कर देंगे, सरल अवस्था में। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पाचन। यानी कि भोजन में उपस्थित या मौजूद कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। देखिए विटामिन और खनिज लवण को जनरली आपका देख लीजिए पाचन नहीं होता है, डायरेक्ट रूप से आपका पेट में चला जाता है ना, ध्यान रखिए। डायरेक्ट रूप से कहाँ चला जाता है, पेट में, यानी इसका पाचन लगभग नहीं होता है। तो ध्यान रखिए मेन रूप से पाचन किसका होगा, तो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो जटिल अवस्था में रहता है। कौन सा अवस्था में, जटिल, मतलब बड़ा रूप में रहता है। और इस जटिल अवस्था को सरल रूप में बदलने की क्रिया को, यानी सरल रूप में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन, है ना, क्या कहते हैं हम लोग, पाचन। और जो पाचन यानी भोजन को पाचन करने में, यानी जटिल से सरल रूप में बदलने में जो शरीर का जो अंग काम करता है, यानी शरीर का अंग कौन कौन हो गया देख लीजिए। तो अंग होगा, सबसे पहले हम भोजन का हम लोग कहाँ डालेंगे, सबसे पहले हम लोग भोजन को कहाँ डालेंगे, मुंह में। मुंह के बाद कहाँ जाएगा, तो ग्रसनी में, यानी यहाँ ग्रसनी। उसके बाद कहाँ जाएगा, ग्रस नली में। उसके बाद कहाँ जाएगा, अमाशय में, फिर छोटी अमाशय में और बड़ी अमाशय में। तो हम लोग एक क्रमबद्ध सजा देते हैं, छोटी अमाशय के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद क्या हम लोग कहा जाता है भोजन, तो ग्रास नली, ग्रास नली के बाद कहा जाता है अमाशय, इसी को पेट कहा जाता है। उसके बाद क्या आता है, छोटी आंत। उसके बाद कहा तो बड़ी आंत। कहा जाता है भोजन का पाचन कहाँ से, यानी कि कौन कौन सा अंग भोजन के जटिल अवस्था से सरल अवस्था में बदलने के लिए भोजन को, पाचन को करने में कौन सा हमारा शरीर का अंग काम करता है, वो जो सभी को अगर मिला देंगे तो यही क्या बन जाता है, एक सिस्टम, यानी तंत्र बन जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो कौन कौन सा काम करता है, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। देखिए कई बार क्या होता है कि आपको क्रमबद्ध सजाने के लिए आ जाएगा। बीपीएससी आपको पता है कि कौन सा प्रश्न है, तो 5 ऑप्शन रहता है। तो आपको कई बार क्रमबद्ध सजाने के लिए आ जाएगा कि निम्नलिखित अंग को, है ना, पाचन के अनुसार सजाइए। तो सबसे पहले क्या होगा, भोजन को हम लोग कहाँ डालेंगे,
मुंह में डालेंगे, मुंह के बाद कहाँ जाएगा, ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद ग्रस नली में, ग्रस नली के बाद अमाशय में, अमाशय के बाद छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा, ये तो यहाँ तक देखिए। तो हम लोग जो मुख्य रूप से कहा, अब हम लोग किसको पढ़ेंगे, मुख को। अब मुख में देखिए हम लोग आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुख। और मुख में हम लोग क्या 3 चीज को पाया जाता है, कौन, जीभ, दांत और कौन, लार ग्रंथि, है ना। शरीर में कुल कितने पाया जाता है, तो सॉरी मुख में तो जीभ हो गया, जीभ हो गया। जीभ का क्या काम है, जीभ का जो हमारा अंदर भोजन डालेंगे उसको पलटित रहता है, इधर से उधर पलटे, जैसे मिक्सचर मशीन का काम करता है कौन, जीभ। मानव शरीर में जीभ का काम कौन करता है, मिक्सचर मशीन। देखिए अगर आप भोजन को डालिएगा तो भोजन को डालने के बाद क्या दांत काटने लगता है, नहीं, यहाँ भोजन को इधर से इधर पलटना किसका काम है, जीभ का काम है। तो जीभ हो गया। दांत, दांत जो छोटे सरल रूप में जटिल अवस्था से किसमें सरल रूप में कौन बदलता है, तो इन छोटे सरल रूप में बदलता है, तो दांत बदलेगा। और लार ग्रंथि क्या है, तो लार ग्रंथि देखिए हमारा जो भोजन है, भोजन को हम लोग कहाँ किसके द्वारा गुजारते हैं, नहीं अमाशय तक जाता है, तो ग्रास नली के द्वारा। और ग्रास नली जो होता है संकुचन विधि द्वारा हमारा भोजन कहाँ जाता है, अंदर की ओर, यानी नीचे की ओर ससरता है, संकुचन विधि द्वारा। तो अगर उस भोजन में यानी जो सरल रूप में बना है उसमें अगर लार नहीं रहेगा, यानी कि जो चिपचिपा पदार्थ नहीं बनेगा, यानी एक तरह से कहते हैं चिकना, तो हमारा नीचे शरीर की ओर जाएगा ही नहीं, तो इसीलिए लार ग्रंथि पाया जाता है। तो हम लोग जो मुख्य रूप से आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीभ को पढ़ेंगे। हम लोग को जो पढ़ना है वो जीभ, इसी को टंग कहा जाता है ना। तो सबसे पहले इस तरह से आप बना लीजिए फिगर, ये आपका जीभ है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बना दूंगा, एक जीभ है आपका, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो जीभ हम लोग देख लिए। तो जीभ हो गया आपका। देखिए जीभ के बारे में देखिए, जीभ हमारा जो भोजन, जीभ देख रहे हैं, ये क्या इसमें हड्डी रहता है, बताइए हड्डी रहता है, तो जी नहीं, ये जीभ हमारा है मानव शरीर का एक मांसल अंग है, यानी केवल इसमें मांस रहेगा, इसको में आपको जीभ में कोई हड्डी उड्डी नहीं मिलेगा। तो पहला जीएस क्या हो गया कि हमारा जीभ है जो कौन सा है, मांसल अंग है। क्या है, मांसल अंग। मांसल, ये कौन सा अंग है, मांसल अंग, यानी हमारा जो जीभ है जो किसका क्या है, तो मांसल अंग है ना। और देखिए जीभ का जो हम लोग देख रहे हैं, जीभ का ऊपरी परत, जो ऊपरी परत होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्वाद कलिया कहते हैं। ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, यानी जीभ के ऊपरी परत यानी ऊपरी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी आपका स्वाद कलियां कहते हैं। स्वाद कलियां क्या है, स्वाद कलियां, प्रश्न आ रहा होगा मन में, स्वाद कलियां क्या है। तो देखिए स्वाद कलियां है जो हम लोग के शरीर जीभ में पाया जाता है, शरीर जीभ के ऊपरी परत में। और जैसे आप भोजन को डालिएगा मुंह में तो आपको स्वाद कौन बताएगा, तो जीभ बताता है। और जीभ में भी कौन, तो स्वाद कलियां, समझ रहे हैं। जीभ स्वाद कलियां क्या है, तो स्वाद कलियां किसी भी भोजन का स्वाद बताने का काम करता है ना, समझ गए होंगे। और स्वाद कलियां देखिए मानव शरीर में लगभग 10,000 स्वाद कलियां पाया जाता है। सॉरी जीभ में, किसी भी जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलियां, तो 10,000 स्वाद कलियां पाया जाता है ऊपरी परत पर। और हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देख लीजिए ऊपरी, देखिए जीभ का 4 भाग में बांटा गया। जीभ को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। तो हम लोग कौन कौन सा भाग है, तो सबसे बड़ा भाग है कौन, सबसे अगला भाग यानी जो देख रहे हैं इसको, ये भाग है मीठा, ये इसके बाद फिर एक ये भाग है, फिर एक भाग है और ये 4। इसके बाद एक कौन सा भाग है, नमकीन। इसके बाद कौन है, खट्टा। और एक सा कौन भाग है, ये आपका ये तीखा कह सकते हैं या खट्टा हो, है ना। ये आपका तीखा हो गया। यानी कुल कितने भाग है मानव शरीर के, जो जीव होता है वो जीव कितने भाग का होता है, कितने, है ना। तो यानी कि हमारे जीव है, जीव को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। पहला कौन हो गया, तो देखिए मीठा हो गया, सबसे बड़ा भाग जीव का, सबसे बड़ा सेक्शन यानी क्षेत्र होता है किसका, मीठा का होता है। उसके बाद नमकीन, उसके बाद देख लीजिए कौन था आपका खट्टा, और उसके बाद कौन होगा, तीखा या कड़वा, उसको कह सकते हैं तीखा या कड़वा, है ना। तो इसको क्या कह सकते हैं, तीखा या कड़वा, कड़वा यानी तीखा या कड़वा भी कह सकते हैं। और देखिए 4 भागों में बांटा गया, यानी कि अगर भोजन यहाँ आपको अगर भोजन इसमें मीठा है तो मीठा बताया कि भोजन का स्वाद मीठा है, खट्टा है तो खट्टा बताएगा। और बीच में पाया जाता है, यानी कि नमकीन के बीच में पाया जाता है कौन, इसका स्वादहीन पाया जाता है, स्वादहीन पाया जाता है। देखिए स्वादहीन पाया जाता है किसमें, तो नमकीन के बीच में भाग को पाया जाता है। देखिए कई बार आपका क्या होता है कि अगर भोजन आप कीजिएगा
तो आपको कई बार भोजन कहा होता है कि आपको कोई स्वाद नहीं लगेगा, कोई स्वाद नहीं लग रहा तो समझिए कि भोजन कहाँ है, तो नमकीन भाग पार्ट पर ज्यादा गया है। इसीलिए जो हमारा एरिया है तो क्या कर रहा है, वो नमकीन भाग यानी कि सॉरी आपका स्वादहीन को दिखा रहा है, यानी स्वादहीन कोई स्वाद नहीं बता रहा, ध्यान रखिएगा। और मानव शरीर में जो बच्चा होता है, यानी बच्चा का शरीर, बच्चा देख लीजिए, और बूढ़ा, बच्चा के में कोई स्वाद कलिया नहीं होता है, बच्चा के जो जीभ होता है उस पर कोई स्वाद कलिया नहीं होता। बच्चा का छोटा बच्चा, उसको पूछिए कि कैसा दूध लग रहा है, यानी कैसा दूध लग रहा है, कैसा भोजन लग रहा है, तो उसको कोई पता नहीं चलता कि खट्टा लग रहा, मीठा लग रहा, तीता लग रहा, क्या कड़वा लग रहा है ना। उसी प्रकार बुढ़ौती में, बूढ़ा में अगर आप खोजिएगा तो बूढ़ा में वही स्थिति होता है, स्वाद कलिया धीरे धीरे नष्ट हो जाती है ना। बच्चा में तो उत्पन्न नहीं होता, धीरे धीरे उत्पन्न होता बाद में, जब 4 से 5 साल होने लगता है, यानी 6 से 7 महीना, 8-10 महीना होने लगता है तब। लेकिन आप बुढ़ारी स्थिति में आइएगा तो स्वाद कलिया धीरे धीरे आपका नष्ट होते जाएगा, है ना। और नष्ट होने के बाद एक समय आएगा कि आपका पूरा स्वाद कलिया नष्ट हो जाएगा, तब आपको भोजन दिया जाएगा, खीर दिया जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मीठा है कि तीता है, आपका मुर्गा दिया जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मीठा है कि खट्टा है ना। तो इसी प्रकार कई बार आपको जो बुढ़ौती है, यदि आपका आप बूढ़ा हो जाएगा तो जो आपका पुतोह है, तो आपका पुतोह जब भोजन देंगे तो आप बोलिएगा कि कोई स्वाद में, यानी इस भोजन में कोई स्वाद नहीं है, तो आपको बूढ़ा का आपका पुतोह बोलेगी कि बुढ़ौती में बुढ़ौती धर रहे, यानी बूढ़ा में का बुढ़ौती दिखा रहे हैं आप। कोई अभी बनाए, हम अभी चीख के देखे तो इस खीर है जो मीठा है, अभी मुर्गा हम बनाए तो टेस्टी मुर्गा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि टेस्टी कोई स्वाद नहीं है। तो देखिए कोई बड़ा मैटर नहीं है, यानी बूढ़ा इस अवस्था में क्या होता है, जो स्वाद कलियां है, स्वाद कलियां जो क्या होता है तो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और एक समय ऐसा होगा कि आपका पूरा नष्ट हो जाएगा, तो जो भोजन का स्वाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि खट्टा है, तीता है, मीठा क्या है, नहीं है। तो इसीलिए आपको जो पुतोह होगी वो क्या कहे, आपका है ना, कहे कि बूढ़ा में आपका पता नहीं चला क्या कौन सा भोजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा भोजन की कौन सा स्वाद का भोजन है या नहीं। तो ऐसा नहीं कि आप आपसे समझ आइए कि अगर आप बुढ़ौरी होगी, यानी किसी बूढ़ा का आपके घर में अगर दादा भी होंगे तो दादा से अगर आपको बोल रहा है कि भोजन में कोई स्वाद नहीं है, तो आप समझ जाइए कि स्वाद कलियां इनका नष्ट हो गया। ऐसा नहीं कि बूढ़ा हो गया इसलिए बता रहे हैं, बूढ़ा में स्वाद कलियां क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जो बच्चा, आज एक बात और जो इसी जीभ से संबंधित प्रश्न है कि जो जो बच्चा का माँ का दूध होता है, यानी जो बच्चा होता है माँ का दूध यानी स्तन से दूध पीता है, उसका स्वाद कैसा होता है बताइए, अगर जानते होंगे तो कमेंट में। ये भी कई बार प्रश्न आता है कि स्वाद कैसा होता है, जो मानव सॉरी आपका जो बच्चा जो मानव क्या दूध पीता है माँ का, यानी स्तन से दूध पीता है माँ का, उसका स्वाद कैसा होता है, तो उसका स्वाद क्या होता है, ओषम प्रवृत्ति का होता है, ध्यान रखिएगा, ओषम। तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो मानव यानी माँ का जो स्तन का दूध होता है उसका प्रवृत्ति यानी कि स्वाद कैसा होता है, तो ओषम प्रवृत्ति का होता है। जनरली जो ओषम प्रवृत्ति का जो केवल एक ऐसा अभी तक हम लोग जान रहे थे कि केवल ओषम प्रवृत्ति किसमें पाया है, तो मनुष्य के स्तन में पाया था, यानी मानव जो माँ जो दूध पिलाती है स्तन का दूध उसमें पाया था। लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज किया कि टमाटर का जो स्वाद होता है वो भी ओषम प्रवृत्ति का होता है, यानी ओषम प्रवृत्ति का पूरा नहीं है लेकिन वैसा ही लगता है। क्या लगता है, ओषम प्रवृत्ति का। ये टमाटर, यानी टमाटर का भी स्वाद कैसा लगता है, तो ओषम प्रवृत्ति का। तो यहाँ तक जीभ से सेक्शन कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद देखिए कई बार प्रश्न आता है कि क्या क्यों, देखिए जो गर्म भोजन है वो हम लोग को अच्छा क्यों लगता है बताइए। अगर तो देखिए गर्म भोजन की हमारा जो गर्म भोजन होता है वो क्यों अच्छा लगता है ठंडे भोजन से अपेक्षा, क्योंकि हमारा जो भोजन है स्वाद यानी जीभ पर सबसे ऊपरी परत कौन है, जो स्वाद कलियां, और जैसे ही गर्म चीज पड़ेगा कहाँ, जीभ पर, तो स्वाद कलियां का जो एरिया है जो फैल जाएगा। जो देखिए हमारा जो स्वाद कलियां का जो एरिया है ये फैल जाएगा, यानी इस तरह से सिकुड़ा रहेगा। गर्म चीज दीजिएगा, जैसे ठंडा में क्या होता है कि ठंडा में सिकुड़ल रहता है, और जैसे उस पर गर्म चीज गिराइएगा तो उसका स्वाद कलिया क्या होता है, फैल जाता है। तो फैल जाएगा तो बताइए जो स्वाद है तो खूब आराम से इसमें जाएगा, होलेगा, स्वाद कलिया में आराम से चलेगा। इसीलिए गर्म भोजन अधिक यानी ठंडे भोजन से अधिक गर्म भोजन अच्छा लगता है। यहाँ तक प्रश्न आता है, इसको भी बना लीजिएगा। आप देखिए जो मानव हड्डी, अभी आपको बताया कि जो मानव हड्डी है, देखिए मानव हड्डी है जो आपका मानव जीव है, जो जीव हमारा जीव है किससे जुड़ा रहता है, एक हड्डी है। यहाँ देखिए ये हड्डी आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन इस एक हड्डी रहता है वी आकार का, और इस हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, इस हड्डी का नाम है हायोड हड्डी, यानी HYOID। हायोड हड्डी से हमारा जो जीव होता है किससे जुड़ा रहता है,
यानी हाइयोइड हड्डी से जुड़ा रहता है। हमारा जीभ किससे अटैच रहता है? तो हाइयोइड हड्डी से। अगर देख लीजिए जो हमारा जो जीभ है और हाइयोइड हड्डी के बीच यानी हाइयोइड हड्डी यानी हाइयोइड बोन्स के बीच अगर स्पेस ज्यादा है यानी स्पेस ज्यादा है तो हमारा जो जीभ रहेगा वो मुंह से बाहर लटक जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब देखिए ये हाइयोइड हड्डी है और एक जीभ है, तो हाइयोइड हड्डी और जीभ के बीच ये जो स्पेस देख रहा है यानी दूरी अगर ज्यादा है तो हमारा जीभ है जो किससे बाहर निकल जाएगा। जैसे कुत्ता का जीभ देख लीजिए, तो कुत्ता का जीभ बाहर निकल जाता है, तो उसको क्या होता है कि हाइयोइड हड्डी और जीभ के बीच स्पेस क्या होता है? ज्यादा रहता है। लेकिन हम लोग का हड्डी क्या जीभ हम लोग का मुंह से बाहर निकलता नहीं जी, नहीं। तो हमारा जो स्पेस रहता है वो कम रहता है, इसीलिए हमारा जो मनुष्य शरीर यानी मानव का जो जीभ होता है जो मुंह से बाहर नहीं निकलता, मुख से बाहर नहीं निकलता। यानी किसके कारण नहीं निकलता है? तो हाइयोइड हड्डी और जीभ के बीच कम स्पेस होने के कारण। तो यहाँ तक जीभ का सेक्शन कंप्लीट हो गया। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? तो दांत को स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक लिख लीजिए हेडिंग में, पहले लिखिए बायोलॉजी जीव विज्ञान, इतना कंप्लीट कर देते हैं। बायोलॉजी या जीव विज्ञान लिखिए विज्ञान की वह शाखा डैश देखे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवनधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवनधारियों का अध्ययन किया जाता है। लिखिए अरस्तु को बायोलॉजी और जूलॉजी का पितामह कहा जाता है। बायोलॉजी और जूलॉजी का पितामह यानी फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद लिखिए हम लोग स्टार्ट क्या किए हैं? पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। लिखिए पाचन तंत्र हेडिंग में, यानी एक यूनिट है ना, ध्यान रखिएगा एक यूनिट है यानी पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद लिखिए इसमें डैश देके लिखिए भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट वसा, कॉमा दे के लिखिए आप, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन कॉमा विटामिन और खनिज लवण जिसमें से कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन जटिल अवस्था में होता है और इस जटिल अवस्था को सरल अवस्था में बदलने के लिए इस जटिल अवस्था को सरल अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को पाचन कहते हैं। इसके बाद किसी में लिखिएगा और आगे बढ़ाकर लिखिए पाचन। लिखिए भोजन के जटिल पदार्थ को, भोजन के जटिल अवस्था को या पदार्थ भी लिख सकते हैं। भोजन के जटिल अवस्था को सरल अवस्था में बदलने में शरीर के अलग अलग अंग काम करते हैं, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। और इसमें लिखिए डैश तक लिखिए पाचन तंत्र में मुख्यतः होते हैं। कौन मुख्यतः होते हैं? पहला लिखिए मुख और डैश देकर एकदम सीरियस लिखिएगा, ऐसा आगे पीछे नहीं। मुख, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद ग्रासनली, उसके बाद अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। कई बार क्रमबद्ध सजाने के लिए भी आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। पहले क्या होगा? मुख में लिखिए ग्रसनी, उसके बाद लिखिए ग्रासनली, उसके बाद हम अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए मुख सब हेडिंग में लिखिए मुख, यानी इसको माउथ कहते हैं ना, मुख। और मुख को 3 भागों में बांटिए। पहला होगा जीभ, दांत और लार ग्रंथि। जीभ, दांत और लार ग्रंथि। और हेडिंग में लिखिए जीभ। और जीभ को अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो टंग लिख सकते हैं। तो लिखिए जीभ में डैश लिख दीजिए। जीभ में डैश देकर लिखिए जीभ एक मांसल भाग अंग है। जीभ एक शरीर का मांसल अंग है जिसके सबसे ऊपरी परत पर स्वाद कलियां पाए जाते हैं। उसके बाद लिखिए आगे पॉइंट करके जीभ के ऊपरी परत पर लगभग 10,000 स्वाद कलियां पाया जाता है।
10,000 स्वाद कलियां पाया जाता है। 10,000 स्वाद कलियां पाया जाता है। 10,000 स्वाद कलियां पाया जाता है। 10,000 स्वाद कलियां पाया जाता है। और इस तरह से जीभ बना लीजिए, जीभ, और इधर लिखिए मीठा, उसके बाद लिखिए कौन सा नमकीन बीच वाला, उसके बाद खट्टा और कड़वा या तीखा भी लिख सकते हैं, कड़वा है ना। इस तरह से कॉलम बनाइए। बीच में क्या है? स्वादहीन। बीच में क्या है? स्वादहीन। बीच में क्या है? स्वादहीन। सबसे बड़ा सेक्शन किसका होता है? तो मीठा का एरिया ज्यादा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसको आप फिगर में बना लीजिए, फिगर में फटाफट बनाइए इसको, है ना। फिगर बनाइए। उसके बाद लिखिए, लिखिए बच्चे एवं बूढ़ा में स्वाद कलियां नहीं पाए जाते हैं। स्वाद कलियां नहीं पाए जाते हैं। स्वाद कलियां नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखिए माँ के स्तन के दूध में, माँ के स्तन का दूध ओषम प्रवृत्ति का होता है। ओषम प्रवृत्ति का होता है। ओषम प्रवृत्ति का होता है। इसी में लिखिएगा, इसी में तथा वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि टमाटर में भी ओषम प्रवृत्ति का स्वाद पाया जाता है। ओषम प्रवृत्ति का स्वाद पाया जाता है। उसके बाद लिखिए, इस तरह से फिगर बना लीजिए और इधर हाइयोड हड्डी कर दीजिए, हाइयोड हड्डी। उसके बाद लिखिए, इसमें डैश देके पॉइंट करके लिखिएगा हाइयोड हड्डी और जीभ के बीच कम दूरी रहने के कारण जीभ मुख से बाहर नहीं निकलता है। जीभ मुख से बाहर नहीं निकलता है, जैसे मनुष्य का जीभ। उसके बाद अगला पॉइंट करके लिखिए हाइयोड हड्डी और जीभ के बीच स्पेस ज्यादा होने के कारण जीभ बाहर लटकते हैं, जैसे कुत्ता हो गया। तो ये आपका जीभ का सेक्शन कंप्लीट हो गया। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग दांत को डिटेल रूप से पढ़ेंगे। तो हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।